तो जब भी हम इतिहास की किताबों में 1930 का साल देखते ना, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है दांडी यात्रा। हाँ, महात्मा गांधी की वो प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो 12 मार्च को शुरू हुई थी। पूरी दुनिया की नजर थी उस पर। सही कहा। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा में हम ठीक उसी दौर की एक और घटना पर बात करेंगे। एक ऐसा आंदोलन जिसने सच में भारतीय समाज की नींव को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि ये घटना दांडी मार्च से ठीक 10 दिन पहले हुई थी। बिल्कुल, 2 मार्च 1930 को नासिक में। हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की। हाँ, और आज हमारे पास इस पूरे आंदोलन को गहराई से समझने के लिए कुछ बहुत ही ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। हमने काफी स्रोत जुटाए हैं। इनमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बॉम्बे के गवर्नर को लिखे गए आधिकारिक पत्र हैं, उनके कुछ बेहद महत्वपूर्ण भाषण हैं, और हाँ, उनकी जो चर्चित किताब है ना, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, उसके अहम अंश भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये दस्तावेज हमें सिर्फ सड़कों पर हो रहे संघर्ष ही नहीं बल्कि बंद कमरों में चल रही वैचारिक लड़ाइयों के बारे में भी बताते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो सबसे बड़ा मिशन है वो ये समझना है कि नासिक के इस मंदिर ने प्रवेश का आंदोलन महज किसी पत्थर की मूर्ति तक पहुंचने या पूजा करने के अधिकार की लड़ाई नहीं थी। हाँ, वो तो बस एक शुरुआत थी। असल में ये एक बहुत बड़े सामाजिक जागरण का हिस्सा था, एक तरह की व्यापक सोशल अवेकनिंग। तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सत्याग्रह के पीछे की असली वजह क्या थी, और उस दिन नासिक की सड़कों पर असल में हुआ क्या था, क्योंकि 2 मार्च का वो दिन कोई असामान्य दिन नहीं था। एकदम, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला तो नहीं था ना। बिल्कुल नहीं, ये कई महीनों की शांत लेकिन बहुत ही मजबूत तैयारियों का नतीजा था। अंबेडकर की किताब से पता चलता है कि नासिक में बाकायदा एक सत्याग्रह कमेटी बनाई गई थी, जिसके सचिव भावराव गायकवाड़ थे शायद। हाँ, वही। और उन्होंने कालाराम मंदिर के ट्रस्टियों को बहुत पहले ही एक अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर एक निश्चित तारीख तक अछूतों के लिए मंदिर के दरवाजे नहीं खोले गए तो एक बड़ा सत्याग्रह होगा। सही। और डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे में बैठकर अपने पत्रों और लगातार संवाद के जरिए इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। और जब वो तय तारीख आई 2 मार्च, तो जो नजारा था वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 15,000 स्वयं सेवक इकट्ठा हुए थे वहां। सोचिए ना, नासिक में एक विशेष पंडाल में 15,000 लोग। दोपहर 3 बजे ये विशाल जनसमूह 4-4 की टोलियों में बट गया और 1 मील से भी लंबा जुलूस निकाला गया। और उस जुलूस का अनुशासन गजब का था। बिल्कुल, सबसे आगे मिलिट्री के अंदाज में एक बैंड बज रहा था जो दिखाता था कि दलित समाज के कई लोग सैन्य जीवन से जुड़े रहे हैं। वो एक अनुशासित फौज की तरह आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस पूरे जुलूस में जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी महिलाओं की भागीदारी। 500 महिलाएं थी ना उसमें। हाँ, 500 महिलाएं। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। 1930 का वो रूढ़िवादी दौर जहां महिलाओं का घर से निकलना ही मुश्किल होता था, वहां इतनी महिलाएं पूरी तरह से अनुशासित होकर इस मार्च का हिस्सा बन रही थी। सच में ये एक मूक क्रांति का दृश्य था, एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव जो साफ दिखा रहा था कि ये लड़ाई समाज के हर तबके तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस क्रांति का असली निशाना क्या था? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि इस आंदोलन का असली मकसद किसी मंदिर में दर्शन करना था ही नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब वो मंदिर में जाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मकसद दर्शन करना नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने उसी दिन सुबह 10 बजे एक अध्यक्षीय भाषण दिया था। उन्होंने वहां मौजूद हजारों लोगों से स्पष्ट कहा था कि वे केवल किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा करने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। उनका तर्क बहुत सीधा था। हाँ, उन्होंने पूछा कि सदियों से लाखों लोगों ने उस मूर्ति के दर्शन किए हैं, लेकिन क्या उससे उनका जीवन बदल गया? क्या उनका उद्धार हो गया? जवाब था नहीं। तो फिर उस मोर्चे को मंदिर की तरफ ले जाने का असली कारण क्या था? असली कारण था सवर्ण हिंदुओं की मानसिकता का परीक्षण करना। अंबेडकर ने साफ कहा था कि ये एक टेस्ट है, एक तरह का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास। बिल्कुल। वे ये देखना चाहते थे कि क्या उच्च जाति के हिंदू अब दलितों को इंसान मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या वो इस बुनियादी बात को स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाना चाहिए? हाँ, इसलिए मंदिर तो केवल एक प्रतीक था, असली लक्ष्य तो समानता और मानवीय गरिमा की स्थापना करना था। ये बहुत ही गहरी बात है। अब समझ आता है कि ये कितना बड़ा वैचारिक दाव था। लेकिन ये शांत परीक्षण आगे चलकर एक हिंसक टकराव में बदल गया। हाँ, 9 अप्रैल 1930 को। 9 अप्रैल मतलब
2 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक पूरे 1 महीने से ज्यादा समय तक मंदिर के चारों दरवाजों पर शांतिपूर्ण धरना चला था। दस्तावेज बताते हैं कि 125 पुरुष और 25 महिलाओं का पहला जत्था दरवाजों पर तैनात रहता था। और करीब 8000 सत्याग्रही अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते थे। भजन गाए जा रहे थे, कोई हिंसा नहीं थी। फिर 9 अप्रैल का दिन आया, रामनवमी का दिन। और रामनवमी का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन भगवान राम के रथ की यात्रा निकाली जानी थी। और इसको लेकर एक समझौता भी तो हुआ था ना? बिल्कुल। प्रशासन के सामने ये तय हुआ था कि सवर्ण और अछूत दोनों मिलकर एक साथ उस रथ को खींचेंगे। ये समानता का एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता था। लेकिन हुआ नहीं। सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों और प्रशासन दोनों को धोखा दिया। उन्होंने रथ की रस्सी को इतने करीब से और इतनी मजबूती से पकड़ा कि दलितों के लिए उसे पकड़ने की कोई जगह ही नहीं बची। और सबसे बड़ा धोखा ये था कि मंदिर के मुख्य द्वार पर रुकने के बजाय जहां दलित इंतजार कर रहे थे, उन्होंने रथ को एक संकरी और कांटीली गली में भगाना शुरू कर दिया, ताकि दलित उस रथ को छू भी ना सकें। इस धोखे ने स्वाभाविक रूप से एक बड़े आक्रोश को जन्म दिया। और इसी बीच काद्रेकर नाम के एक नौजवान ने जो किया वो अकल्पनीय था। हाँ, काद्रेकर की बहादुरी। जब हथियारबंद पुलिस बस गोली चलाने को तैयार खड़ी थी, तब काद्रेकर ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस घेरे को तोड़ दिया। पत्थरों की भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उसने और कुछ अन्य दलित युवाओं ने रथ पर कब्जा कर लिया। उस हाथापाई में काद्रेकर बुरी तरह घायल हो गया, खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा था। और खुद डॉक्टर अंबेडकर भी उस भीड़ में मौजूद थे। हाँ, उनके लोगों ने तुरंत उनके चारों ओर एक मानव घेरा बना लिया उन्हें बचाने के लिए। लेकिन उस हाथापाई में अंबेडकर का छाता भी टूट गया और उन्हें भी चोटें आईं। पूरे दिन नासिक शहर में हिंसक झड़पें होती रहीं, लेकिन सड़कों पर हुई इस शारीरिक हिंसा से भी ज्यादा भयानक वो था जो इसके बाद शुरू हुआ, सामाजिक बहिष्कार। बिल्कुल। इस घटना के तुरंत बाद पूरे जिले में सवर्ण हिंदुओं द्वारा दलितों का एक अत्यंत क्रूर सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया गया, एक तरह की सामाजिक नाकेबंदी। मतलब राशन की दुकान पर जाओ तो खाली हाथ लौटा दिया जाता था। हाँ, जो रास्ते पीढ़ियों से खुले थे वो बंद कर दिए गए। और सबसे पीड़ादायक बात ये थी कि छोटे छोटे दलित बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनके समुदाय ने बुनियादी अधिकारों की मांग की थी। कई गांवों में मारपीट भी हुई, लेकिन इतनी पीड़ा के बावजूद नासिक में संघर्ष थमा नहीं। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि सड़कों पर तो ये लड़ाई लहूलुहान हो ही चुकी थी, लेकिन इसी वक्त नौकरशाही के कागजों पर भी एक जंग चल रही थी। हम उन 2 पत्रों की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे के गवर्नर सर फ्रेडरिक साइक्स को लिखे थे। बिल्कुल। इन पत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो साफ होता है कि कैसे स्थानीय प्रशासन इस सत्याग्रह को अंदर ही अंदर कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। अंबेडकर की कूटनीतिक समझ यहाँ कमाल की दिखती है। 24 मार्च 1930 वाले पत्र में उन्होंने गवर्नर को एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई। वो गुप्त दरवाजे वाली बात ना? हाँ, जिला मजिस्ट्रेट ने मंदिर के पुजारी को एक गुप्त दरवाजा या निजी रास्ता इस्तेमाल करने की छूट दे दी थी। और हुआ ये कि आम सवर्ण लोग भी उसी दरवाजे से मंदिर में प्रवेश करने लगे। इस पर अंबेडकर ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका तर्क सीधा था कि अगर हम मुख्य द्वार पर बैठे हैं और लोग पिछले दरवाजे से दर्शन करके निकल रहे हैं, तो हमारे इस धरने का अर्थ क्या रह जाएगा। और प्रशासन का रवैया देखे, जब सत्याग्रही कमेटी ने मजिस्ट्रेट से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। उल्टे एक पर्ची भिजवा दी कि अगर सत्याग्रही उस दरवाजे पर गए तो उन्हें पुलिस हटा देगी। इस पर अंबेडकर ने गवर्नर को सख्त शब्दों में लिखा कि उनका ये संघर्ष अपनी ही बिरादरी के लोगों यानी सवर्ण हिंदुओं से है। सरकार से उनका कोई टकराव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सरकार पुजारी का पक्ष लेकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल सत्याग्रह को विफल करने के लिए करेगी तो सरकार से टकराव निश्चित है। ये एक बहुत ही सदी हुई कूटनीतिक चेतावनी थी। और इसके बाद 11 अप्रैल 1930 का दूसरा पत्र आता है, रामनवमी की हिंसा के ठीक बाद। इसमें उन्होंने पुलिस के पक्षपाती रवैये की तस्वीर पेश की है। सवर्ण पुलिसकर्मियों ने खुलेआम सवर्ण हिंदुओं का पक्ष लिया था। दलित जब रथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें डंडों और बंदूकों से मारा जा रहा था। लेकिन इसी पत्र में एक और चीज है जो बहुत खास है। अंबेडकर ने कुछ पुलिस अधिकारियों के बेहतरीन काम की पूरी निष्पक्षता के साथ तारीफ भी की। बिल्कुल, उन्होंने विशेष रूप से इंस्पेक्टर शेलके, नगरकर और करका का जिक्र किया। हाँ, उन्होंने लिखा कि इन अधिकारियों ने पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से अपना काम किया और दलितों को बचाने की कोशिश की। ये एक बड़े नेता की निशानी है कि वो व्यवस्था की खामियों से लड़ते हुए भी ईमानदार लोगों की सराहना करना नहीं भूलता। बिल्कुल।
अब इस चर्चा को उस दिशा में मोड़ते हैं जहां ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का हिस्सा बन गई। विधायिका के भीतर की बहस। हाँ, रंगा अय्यर का टेम्पल एंट्री बिल। ये बिल उस समय की राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र था। इस बिल में प्रस्ताव था कि मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के बहुमत से तय होगा कि अछूतों को प्रवेश मिलेगा या नहीं। सुनने में तो ये लोकतांत्रिक लगता है, मेजॉरिटी रूल लगता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनके तर्क बहुत मजबूत थे। उनका मानना था कि मानव अधिकारों को बहुमत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने इस बिल की तुलना शराबबंदी से की थी। छुआछूत कोई बुरी आदत नहीं है जिसे बहुमत से छोड़ा जाए, ये एक अनैतिक प्रथा है। और अदालतें अनैतिक प्रथाओं को बहुमत से नहीं तोलती, वो उन्हें जड़ से खत्म करती हैं। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए यूरोपियन क्लबों का वो सटीक उदाहरण दिया गया था। वो डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड वाला। हाँ, जिस तरह भारतीय लोग उन क्लबों में जाने की भीख नहीं मांगते थे, उसी तरह दलित भी आत्मसम्मान के साथ हिंदू मंदिरों में प्रवेश की भीख नहीं मांगेंगे। अंबेडकर का दृढ़ विश्वास हो गया था कि दलितों के उत्थान का असली रास्ता मंदिर से नहीं बल्कि राजनीति और उच्च शिक्षा से होकर गुजरता है। और यहीं से उस दौर के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच के गहरे वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आते हैं। अब यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम स्रोतों में मौजूद विचारों को केवल रिपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, हमारा काम इतिहास को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। तो स्रोतों के अनुसार अंबेडकर का मानना था कि जब तक चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, समानता नहीं आ सकती। उनके अनुसार यही व्यवस्था छुआछूत की असली जड़ थी। वहीं स्रोत बताते हैं कि महात्मा गांधी का दृष्टिकोण भिन्न था। वो वर्णाश्रम को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते थे। और इसीलिए अंबेडकर ने कहा कि वो इस मुद्दे पर गांधी के खेमे में नहीं हो सकते। और इसी वैचारिक मतभेद के कारण गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट के दौरान टकराव हुआ। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने अलग राजनीतिक सुरक्षा और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुओं और अछूतों के बीच की खाई बहुत गहरी है। और गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये हिंदू समाज को बांट देगा, जिसके चलते उन्होंने आमरण अनशन किया और अंततः पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। ये पूरा वैचारिक टकराव उस समय के इतिहास को एक नई दिशा दे रहा था। और अब आखिरकार हम 1934 के उस क्षण पर आते हैं जब नासिक में 15,000 लोगों की एक और सभा हुई और डॉक्टर अंबेडकर ने इस कालाराम मंदिर सत्याग्रह को हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा की। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? क्या ये आंदोलन हार गया था? अगर हम इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर देखें तो ये कोई हार नहीं थी। अंबेडकर ने खुद कहा था कि इस आंदोलन का मकसद समाज को जगाना था, और वो लक्ष्य हासिल हो चुका था। बिल्कुल। अब समय आ गया था कि दलित समाज अपनी पूरी ऊर्जा राजनीति और शिक्षा पर केंद्रित करे। यानी समाज को जगाने का काम हो चुका था। हाँ, उन्होंने सही समय पर आंदोलन की दिशा बदलकर समाज को एक मजबूत भविष्य की ओर मोड़ दिया। तो इस सब पर विचार करने के बाद मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। सोचिए, जब हम इतिहास के किसी भी विरोध प्रदर्शन के सफल या असफल होने का आंकलन करते हैं, तो क्या हम केवल उसके बाहरी लक्ष्य को देखते हैं, जो कि इस मामले में मंदिर का दरवाजा था? हाँ, लेकिन अगर किसी आंदोलन का अंतिम लक्ष्य केवल एक इमारत का दरवाजा खोलना नहीं बल्कि हजारों लोगों के दिमाग में आजादी और आत्मसम्मान के दरवाजे खोलना हो, तो क्या सफलता की हमारी परिभाषा पूरी तरह से नहीं बदल जानी चाहिए? ये बहुत ही गहरा विचार है। कालाराम मंदिर सत्याग्रह महज एक घटना नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति थी। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन दस्तावेजों ने वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।